हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस न्यू टॉपिक। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। हम लोगों ने पिछले अध्यायों में उपभोग के बारे में पढ़ा होगा, बचत के बारे में पढ़ा होगा। तो जो ये टॉपिक है हमारा, इसके अंतर्गत हम लोग जब इसको वीडियो को हम पूरा देख लेंगे तो हम लोग इसमें जान पाएंगे कि एमपीसी क्या होती है, एमपीएस क्या होता है, एपीएस क्या होता है और एपीसी क्या होती है। इनके आपस में क्या कौन कौन से कोरिलेशन आपस में हैं और ये किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, ये इसके जो है लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं जब हम इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और पूरी तरह से इसको समझ लेंगे। तो आइए हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं और अपने इस कंटेंट को समझने का प्रयास करते हैं। इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए हमको पहले एडम स्मिथ द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित संप्रदाय क्लासिकल स्कूल्स के अर्थशास्त्री जेबीसे ने जो बाजार नियम दिया था वो कौन सा था कि स्वयं पूर्ति अपनी मांग सृजित करती है, यानी पूर्ति जो है वो स्वयं अपनी मांग को सृजित करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का प्रतिपादन किया जेबीसे ने, जिसे जो है प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार ये था पहले कि अर्थशास्त्र सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। और दूसरा क्या था कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यून उत्पादन की कोई संभावना नहीं होती। तो पहले ये माना जाता था, लेकिन जब 1930 के दशक में विश्व पटल पर जो है महामंदी, जो ग्रेट डेप्रिसिएशन हुआ, तो उसके द्वारा ये सारे सिद्धांत जो है गलत साबित हुए। और इस आर्थिक संकट में लॉर्ड जे.एम. किन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम उन्होंने दिया जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। रोजगार के स्तर के निर्धारण के लिए जो सामूहिक मांग है और सामूहिक पूर्ति की अवधारणाओं के द्वारा इसको जो है बताया गया। तो इसके बाद किन्स ने कहा कि जो प्रभावपूर्ण मांग है वो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है। अर्थात अब इस पे हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे, पहले हम इसको एमपीसी की तरफ आपको ले चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। तो उसमें सब दो चीज़ें होती हैं, सामूहिक मांग और सामूहिक व्यय। तो जो सामूहिक मांग है वो सामूहिक व्यय पर जो है डिपेंड करती है। और सामूहिक व्यय में दो चीज़ें होती हैं, जिसमें क्या होता है, उपभोग व्यय होता है और निवेश व्यय होता है। यानी कि अगर वाई को हम लोग अगर डिनोट करें, जो हमारी मांग है, तो वो जो है y इक्वल टू सी प्लस आई को हम अपने एक सूत्र के रूप में इसको लिख सकते हैं। अच्छा, y का मतलब कुल उत्पादन या कुल इनकम जो भी है, तो y इक्वल टू सी प्लस आई। और इसी प्रकार से सामूहिक पूर्ति जो AS होती है वो जो है उपभोग और बचत के बराबर होती है, यानी कि AS इक्वल टू सी प्लस एस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सामूहिक मांग है वो सामूहिक व्यय पर डिपेंड करती है और जो सामूहिक पूर्ति है वो सामूहिक आय पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से जब हम जो है सामूहिक मांग की बात जो है बंद अर्थव्यवस्था का मतलब एक सीमा के अंदर अगर हम इसकी बात करेंगे तो AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, अर्थात उपभोग प्लस निवेश। और अगर खुली अर्थव्यवस्था में इसको करते पूरे विश्व पटल पे इसको देखेंगे तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, अर्थात एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये जो है हमारी खुली अर्थव्यवस्था के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा सामूहिक मांग अनुसूची पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये सूची अगर आप देख रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमारा आय का स्तर 0 है, फिर भी हमारा उपभोग 40 हो रहा है, और अगर हमारा आय का स्तर 20 हो गया तो हमारा उपभोग जो है 50 हो रहा है, और अगर हमारा आय का स्तर 40 हो गया तो हमारा उपभोग जो है 70 हो रहा है। तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है धीरे धीरे। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा आय का स्तर 0 है, लेकिन फिर भी हमारा उपभोग कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ जो है आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो उसको करनी ही पड़ती है, उसमें चाहे उसकी आय 0 हो या कुछ भी हो। तो उसको जो है, इसको हम स्वायत्त उपभोग के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमने देखा कि y इक्वल टू सी प्लस आई होता है, तो उसी प्रकार से अगर हम जो है
उपभोग फलन की बात करते हैं तो उपभोग फलन जो है वो आय का फलन होता है, अर्थात उपभोग एवं आय का संबंध जो है क्या कहलाता है, उपभोग फलन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। तो इसके बाद जो है इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के बाद हम अब इसकी उपभोग प्रवृत्ति पे आते हैं कि उपभोग प्रवृत्ति क्या है। तो उपभोग प्रवृत्ति आय में वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि होगी, किन से के अनुसार है ये, और इसी प्रकार से उपभोग आय बढ़ने पर बचत में कितनी वृद्धि होती है, उसको बचत प्रवृत्ति और उपभोग प्रवृत्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। अर्थात आय के बढ़ने पर हमारे कंजप्शंस में और हमारी सेविंग में कितना जो है परिवर्तन आता है, कितना चेंज उसमें आता है, तो इसको हम जो है उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम्स एंड प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग सीप कहते हैं। अब उपभोग प्रवृत्ति के भी दो पार्ट हैं, एक है औसत उपभोग प्रवृत्ति और एक है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। तो इसके जो है अलग अलग फॉर्मूले हैं दोनों। तो APC इज इक्वल टू C अपॉन वाई और MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। इसको क्लियर करेंगे। औसत उपभोग प्रवृत्ति को आप देखते हैं कि आय का वो भाग जो हम उपभोग पर व्यय करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Y इज इक्वल टू APC इज इक्वल टू C अपॉन वाई, यानी कि मतलब आय का कितना भाग हमने उपभोग पे व्यय किया। उसी प्रकार अगर हम उपभोग प्रवृत्ति पे आएंगे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पे आएंगे, तो इसमें हमने आय में वृद्धि होने के साथ हमारे उपभोग में कितनी वृद्धि हुई, उसके अनुपात को हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन है, उसमें जो है कितनी वृद्धि हुई इस पर हम ध्यान देते हैं, और इसमें जो है हमने कितना आय का कितना भाग उपभोग किया, इसमें हम इस पर इन चीज़ पे ध्यान देते हैं। इस तालिका के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं APC और MPC में क्या डिफरेंसेस। जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो आय जो हमारी 150 थी और फिर जो है कितने हुई, 300 हो गई। हमारा उपभोग व्यय कितना था, 100 था और बाद में 180 हो गया। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा APC है वो कितना था कि आय हमारी 150 थी और उपभोग हमारा 100 था, तो यानी कि C अपॉन वाई यानी कि 100 अपॉन 150, तो हमारा कितना 0.67 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गई, APC हो गया, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति हो गई। अब इसी प्रकार अगर हम इसकी जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, देखो आय में कितना परिवर्तन हुआ, हमारा 150 से कितना हुआ, 300 हो गया, और हमारा उपभोग जो है वो 100 से कितना हो गया, 180 हो गया। तो इनका डिफ्रेंशिएशन, जो उपभोग का डिफ्रेंशिएशन वो कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, सॉरी 80 हो गया, और आय का डिफरेंस कितना हो गया, हमारा 150 हो गया। तो इनका जो गैप है वो क्या कहलाएगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि 80 बटे 150, तो उसमें हम इसका भाग देंगे तो ये हमारा जो है क्या निकल जाएगा, MPC निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको बचत में भी देखेंगे, औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति, बिल्कुल सेम कंडीशन उसमें भी यही है। इसमें भी क्या है कि हमारी आय बढ़ने के साथ हमारी बचत जो है वो कितनी हो रही है, और जो है हमारे आय सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या हो गई कि हमारी आय में परिवर्तन होने से हमारी बचत में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये जो है आपका MPS कहलाएगा। और औसत बचत प्रवृत्ति क्या कहलाएगा कि हमारा आय का जो है कितना भाग सेविंग में जा रहा है, ये जो है औसत बचत प्रवृत्ति हो गई। तो सेम है दोनों जगह, लेकिन दोनों में कुछ डिफ्रेंसिएशन है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने देखा, तो संक्षेप में अगर बोलें तो APC कुल आय के प्रति इकाई उपभोग को दर्शाती है, और जबकि MPC अतिरिक्त आय के प्रति इकाई उपभोग को दर्शाती है। इसी प्रकार से बचत भी, जो APS है वो कुल बचत प्रति इकाई को दर्शाती है, और जबकि जो MPS है वो क्या करती है, अतिरिक्त आय के प्रति जो उसका बचत है उसको दर्शाती है। तो ये तो डिफ्रेंशिएशन है इसमें। और इसमें जो है हम इसके फलन अगर देखेंगे तो जो C इज इक्वल टू होता है C बार प्लस BY, जो हमारा उपभोग फलन है, और जो हमारा बचत फलन है वो दिखाता है S इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस B इंटू Y। तो यहाँ पर जो B है वो MPC को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से जो इसके फलन यहाँ दिखाए गए हैं। अब हम MPC और MPS इनके बीच में क्या संबंध है, तो जनरली जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, तो MPS प्लस MPC इनका जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है।
अर्थात जो MPC है और MPS है ये जो है एक से बड़े नहीं हो सकते दोनों, इनका वैल्यू जो है 0 से और 1 के बीच में होते हैं। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। इसके दूसरे पार्ट में हम जो इसकी कैलकुलेशंस और इसके गुणक आदि को देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडी। थैंक यू वेरी मच।